हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज लेकर आया हूं आपके सामने एक बार फिर से आपकी सबसे पसंदीदा क्लास और सबसे सरल क्लास। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास आपको भी पूरी अंत तक देखनी है। पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। पहले क्वेश्चन से देखकर आपको नतीजा समझ में आएगा कि आज की क्लास कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में भी बहुत सारे नए नए क्वेश्चन लेकर आया हूं और नए नए क्वेश्चन के साथ साथ नई नई बातें आपको बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और हो सके तो एक कमेंट आज जरूर करना, क्योंकि वीडियो पर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप साथ के साथ कमेंट जरूर किया करें। आपको अगर पसंद आता है वीडियो तब भी कमेंट करें और नहीं पसंद आता है तब भी कमेंट करें, जिससे कि मुझे अपनी कमियां पता चलती रहें और पता चलता रहे कि मैं कितना आपको पढ़ा पा रहा हूँ, कितना सही आपको कंटेंट दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चन हुआ करे उसे या तो लाइव चैट में आप कर लिया करें, नहीं तो आप ऑफलाइन कमेंट में अपना आंसर और अपने कुछ सवाल मुझसे पूछ लिया करें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, हाल ही में क्या हुआ है, एक है गार्डा झील है, गार्डा झील, और ये झील है इटली में। ये चर्चा में क्यों है, तो आइए समझते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इटली में एक नदी बहती है जिसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है, और वो नदी है पो नदी। कौन सी मित्रों? पो नदी। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में एक भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, यानी इटली में क्या पड़ रही है, भीषण गर्मी चल रही है। और उस गर्मी के चलते पो नदी सूख गई, जिसे हम इटली की गंगा कहते हैं। ये क्या हो गया, सूख गई। अब इटली की गंगा सूख जाएगी तो उसमें क्या किया जाएगा मित्रों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो पो नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मित्रों जितनी भी हमारी कृषि हो रही है यहाँ पर, उस कृषि का जो एक जरिया है करने का, सिंचाई करने का, वो पो नदी है। तो ऐसे में पो नदी में पानी होना बहुत जरूरी है। तो इसी बीच क्या किया गया, यहाँ के नज़दीक एक झील है, उस झील से पानी लिया गया, तो फिर से पो नदी को हरा भरा कर दिएगा, यानी उसमें पानी आने लगा। ठीक है, लेकिन इस बीच में हुआ क्या कि जो हमारी गार्डा झील है ये पूरी की पूरी सूख गई। पूरी की पूरी नहीं, लेकिन यहाँ की एक दो चट्टानें जो पानी के अंदर दबी हुई थी वो दिखने लगी और यहाँ पर पानी की कमी होने लगी। तो इसी के कारण ये चर्चा बनी हुई है। ये सारे पॉइंट मैंने लिख दिए हैं जो आपको बताई है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, इन्हें आप देखिएगा। अब बात आई है इटली की। तो इटली की गंगा किसे कहते हैं, पो नदी को कहते हैं। काफी बार आपने पढ़ा होगा। इटली की राजधानी आपको बताइए क्या है, रोम है। ठीक है, यहीं पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है, रोम इटली में। यहाँ पर ये जो हमारा यूरोप महाद्वीप है वहाँ का सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी, जो इटली में ही बसा हुआ है। ठीक है, इटली का जो अंत में एक द्वीप है उसका नाम है सिसिली द्वीप। यानी इटली से अगर आपसे पूछ ले कि इटली का दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो वो है सिसिली द्वीप। ठीक है, यहाँ पर दो फेमस ज्वालामुखी है, एक है एटना ज्वालामुखी और एक है वेसुवियस ज्वालामुखी। ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। ठीक है, अब कुछ नहर की बात आई है, पो नहर की बात आई है, तो कुछ फेमस नहर है जो हमारी वर्ल्ड की कुछ फेमस नहर है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे सुएज नहर, ये कहाँ पर है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य है ये हमारी सुएज नहर। ठीक है, ये कृत्रिम नहरों की हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको पता है पनामा नहर है एक, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य कौन सी है, पनामा नहर। कील नदी कहाँ पर है, जर्मनी में, और कुल लंबाई है इसकी 99 किलोमीटर। कांगो जायरे नदी आप सभी लोग जानते हैं, ये कहाँ पर है, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। क्या करती है मित्रों, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। ऐसे ही कर्क रेखा को भारत से माहे नदी काटती है। और अगर हम बात करें कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, तो वो है आपकी लिम्पोपो नदी। ठीक है, ऐसे ही सीन नदी, ये कहाँ पर है मित्रों, तो इंग्लिश चैनल को जो सीन नदी है हमारी, ये पेरिस इसके किनारे बसा हुआ है। और ये कहाँ पर है, तो इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है, पेरिस में बहती है और इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। डेन्यूब, आपने काफी बार सुना होगा कि डेन्यूब, इसके किनारे 5 राजधानियां हैं। ठीक है, और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डेन्यूब नदी के किनारे 5 राजधानियां बसी हुई हैं। ठीक है, कोलोराडो नदी, यहीं पर क्या है हमारा, हुबर बांध है। कौन सा, हुबर बांध। ये पॉइंट आपको याद हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको जितने भी अब तक के हमारे स्टैचू रहे हैं उसकी एक छोटी सी मैंने लिस्ट बनाने की कोशिश की है और आपको एक साथ सारे के सारे रिवाइज कराने की कोशिश की है इस क्वेश्चन में। तो आशा करता हूं आप इसको, इस जो हमारा क्वेश्चन है इसे पूरा देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, वीर दुर्गादास, आपने नाम सुना होगा काफी बार, हालांकि अगर राजस्थान से बिलोंग करते होंगे तो कुछ ना कुछ इनके बारे में जानते भी होंगे। वीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो हाल ही में आपको बताया है राजनाथ सिंह जोधपुर के दौरे पर थे, तो वहीं पर इन्होंने क्या किया मित्रों, एक एनआरआई के द्वारा दुर्गादास जो राठौर हैं इनकी प्रतिमा को बनाने में
एफर्ट लगाया था। लेकिन जब आपको पता है राजनाथ सिंह यहाँ के क्या थे, दौरे पर थे, तो उन्होंने इसका क्या कर दिया, प्रतिमा का अनावरण कर दिया। ये कहाँ पर है, जोधपुर में। और जोधपुर में भी कहाँ है, तो सालवा कला एक गांव है, यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रतिमा की अगर हम बात करें तो ये 385वीं जयंती है इनकी, दुर्गादास जी की, और 12 फीट ऊंची है। अष्ट धातुओं से निर्मित है ये। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि दुर्गादास कौन है, तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। जसवंत सिंह यहाँ के एक राजा थे। ठीक है, और इनके निधन के बाद ये मारवाड़ में जो सत्ता बनाई थी काफी सालों तक, वो थे वीर दुर्गादास। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जो क्वेश्चन रेलवे जो हमारा चल रहा है, रेलवे का ग्रुप डी, इसमें पूछा गया था कि रेलवे के किनारे, माफ करना, नर्मदा किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, जबलपुर। इसी पर सरदार सरोवर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करने थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब आपके लिए आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की एक छोटी सी लिस्ट है। देखिए मित्रों, सबसे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी, आप सभी लोग इस नाम से परिचित होंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये अहमदाबाद में है, गुजरात। ठीक है, और राम सुतार जी के द्वारा इसे बनाया गया था, ये इसके वास्तुकार थे। 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसका भी नाम आपने काफी बार सुना होगा। ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूएसए में, तो यहीं पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, और इसके ताज पर 7 नुकीले जो प्रतीक बनाए गए हैं वो महाद्वीप के प्रतीक हैं। ठीक है, ऐसे ही ये किसका प्रतीक है, तो स्वतंत्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर बनाया गया था, राजस्थान में। ठीक है, और एक स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में जो है रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पर, तो संत रामानुजाचार्य की है, और हैदराबाद में इसका हाल ही में अनावरण किया गया था। 216 फुट ऊंची है ये। ठीक है, प्रतिमा। नेक्स्ट स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये 70 फीट ऊंची है, और लातूर महाराष्ट्र में अंबेडकर जी की कुर्सी पर बैठे हुए एक स्टैचू बनाई गई है, जिसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट श्यान मुद्रा, यानी लेटी हुई मुद्रा में जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, ये 100 फीट लंबी और 30 फुट ऊंची है। हाल ही में इसका अनावरण कहाँ पर किया गया था, बोधगया, बिहार में। लेकिन ये कब तक बनकर तैयार होगी, 2023 तक ये बनकर तैयार होगी। ठीक है, अभी बनी नहीं है, इसका केवल अनावरण किया गया है। शंकराचार्य की प्रतिमा ये कहाँ पर, ये बनी हुई थी, लेकिन ये टूटने के कारण इसका रेनोवेशन किया गया था, केदारनाथ, उत्तराखंड में। हनुमान की सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट की ये प्रतिमा है, और मोरबी, गुजरात में इसका हाल ही में अनावरण किया गया था। सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बनकर कहाँ पर तैयार होगी, तो रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर मित्रों, आप सभी को पता है ये ब्राजील की पुरानी क्या है, राजधानी है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, नेक्स्ट 250वीं जयंती पर राजा राम मोहन राय की जयंती पर ये बनाई गई थी, राजा राम मोहन राय की प्रतिमा, कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है रियो डी जेनेरियो 1992 में, ठीक, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पहला हमारा, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा गया है, सुल्तान अजलान शाह कप, या ट्रॉफी भी इसे कहते हैं, का अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर होगा। तो प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है मित्रों, ये मलेशिया में किया जाता है, और 2022 का भी कहाँ पर किया जाएगा, मलेशिया में। लास्ट टाइम ये 2019 में हुआ था, क्योंकि 2021 में भी क्या था, तो कोरोना था, 2020 में भी कोरोना था, तो उससे पहले ये कब हुआ था, 2019 में हुआ था, और दक्षिण कोरिया इसका विजेता रहा था, और इंडिया इसमें हार गया था। अब ये 2022 में जो होने वाला है, ये 16 से 25 नवंबर तक चलने वाला है, और कहाँ पर होगा मित्रों, तो मलेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। और मलेशिया में भी कहाँ पर किया जाएगा, इम्पोह एक जगह है, यहाँ पर किया जाएगा। मलेशिया की राजधानी आप सभी लोग जानते क्या है, कुआलालंपुर है। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, रिंगिट। क्या नाम है मित्रों, रिंगिट। नेक्स्ट आपके सामने, ये सबसे ज़्यादा बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और कितने बार जीता है, तो लगभग 10 बार इसे जीत लिया है। ठीक है, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। नेक्स्ट आपके सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और कुछ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों के बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और पूरी लिस्ट आपके लिए मैंने बनाई है, तो हो सके इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को पूरा अवश्य देखना। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कि केन्या के नए राष्ट्रपति, हाल ही में केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं विलियम रूटो। कौन बने हैं मित्रों, विलियम रूटो केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, केन्या की बात करें तो केन्या की राजधानी है नैरोबी, और यहीं पर आपको बताया है UNEP का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी, इसीलिए 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था।
नेक्स्ट अगर हम बात करें केन्या के बारे में, तो हाल ही में एक केन्या की महिला थी जिन्हें एस्टर गॉर्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड दिया गया था, और ये थी अन्ना कवाले। कौन थी मित्रों? अन्ना कवाले, ये केन्या की थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद हुआ। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है, बहुत दिनों में केन्या की बात आई थी और केन्या का क्वेश्चन मैंने कराया। अब आपको क्या कराऊंगा मैं, जो हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं उनकी बरसात होगी, तो अपनी अपनी जो छतरी है उसे खोलकर बैठ जाइए और बेहतरीन तरीके से सभी को याद करने की कोशिश करिए। देखिए मित्रों, केन्या की बात की हमने, अब बात करेंगे फिलीपींस की। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन बने? मार्कोस जूनियर, हाल ही बनाए गए थे। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख महमूद। ठीक है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योन सुख योल हैं। फ्रांस के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन है? तो ये एक महिला है, एलिजाबेथ बोर्न। यूएई के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो अल नाह्यान। सूरीनाम के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चेक गणराज्य के पीटर फ्याला और जामीबिया के होकेडो हिचिलेमा। कौन है मित्रों? होकेडो हिचिलेमा। इथोपिया के अबी अहमद अली हैं, 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री तो ये हैं काजा कलास। ऐसे में आपको अगर बताऊं ऑस्ट्रेलिया के तो एंथनी अल्बनीज। ठीक है, जापान के बताऊं तो आपको पता है जापान के फूमियो किसिडो। ठीक है, फूमियो किसिडो। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात करूं तो आप सभी को पता होना चाहिए, वे हैं एस्टोनिया, माफ करना, जेसिका अर्डन। ठीक है, कौन है मित्रों? जेसिका अर्डन न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री हैं। और यहीं पर हमारी एकमात्र भारतीय मूल की महिला हैं जो हैं प्रियंका राधाकृष्णन, यहाँ की वाणिज्य मंत्री हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन में पुनः से आपको जो उस दिन मैंने बीमारियों की एक लिस्ट बनवाई थी, है ना, वायरस से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, उन सभी की पुनः से आज क्या कराऊंगा? रिवीजन कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप देखना और दोबारा अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो उसको एनालाइज करिएगा, आप याद कर पा रहे होंगे, क्योंकि 3-4 बार मैंने उसका रिवीजन करवा दिया है। आज अगर एक बार और कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और आप एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरों से। नेक्स्ट, WHO द्वारा किस वायरस के वेरिएंट क्लेड 1, क्लेड 2A, क्लेड 2B, है ना, इसको नाम दिया गया है? तो आपको पता है मंकी पॉक्स नाइजीरिया से आया है, ये मूल रूप से वहाँ की बीमारी है, लेकिन फर्स्ट केस इसका कहाँ देखा गया था? इंग्लैंड में। भारत में सबसे पहले केरल में इसकी मौत हुई थी इससे, और ये जूनोटिक बीमारी है, लाइक कैसे? तो चेचक की तरह। ठीक है, बात करें WHO की, तो WHO ने इसे स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। ठीक है, ये कांगो बेसिन में जो इसका वेरिएंट पाया गया है उसका नाम है क्लेड फर्स्ट। ठीक है, और पश्चिमी अफ्रीका में जो पाया गया है क्लेड 2A और 2B। ठीक है, तो अलग अलग जगह इसका अलग अलग वेरिएंट प्राप्त किया गया है, दोनों जगह के मैंने नाम आपको मेंशन किए हैं। लंपी, तो ये हाल ही में जानवरों की स्किन डिजीज का एक चर्चा में रहा है काफ़ी, लंपी वायरस, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो हमारे जानवर होते हैं उनकी दुर्दशा हो रही है। ठीक है, तो इनके भी जैसे मान लीजिए चेचक की तरह ही दाने निकल रहे हैं शरीर पर, जिसमें पीव भर जाता है, यानी पस भर जाता है। ठीक है, अब बात मैंने बताई थी आपको कि प्रमुख बीमारियों पर चर्चा करेंगे, उससे पहले WHO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेड हैं वो है डॉक्टर टेड्रोस। इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं। तो 7 अप्रैल को हुई थी इसकी स्थापना 1945 में। ठीक है, 1948 में, माफ करना, 1948 में 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और यहीं पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, नोटिस करिएगा इसे, ये क्वेश्चन आया होगा आपके बार काफ़ी बार। तो क्वेश्चन अभी मैंने देखा था कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा मित्रों? मौखिक स्वास्थ्य दिवस। अगर आपको कमेंट बॉक्स पता है तो बताइएगा इसका आंसर जरूर, और इसके बारे में भी बताइएगा। हालांकि मौखिक दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 20 मार्च को हम क्या मनाते हैं? मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा कि मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको बताऊंगा आगे, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ठीक है, देखिए मित्रों क्या क्वेश्चन है हमारा। देखिए मित्रों, वायरस से होने वाले रोग हमारे कौन कौन से हैं? तो चेचक, रेबीज, जुखाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, डेंगू, इबोला, मेनिंजाइटिस, एड्स और चिकनगुनिया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद रखना है बैक्टीरिया से कौन कौन से होते हैं? तो टेटेनस, प्लेग, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिफ्थीरिया, गोनोरिया, निमोनिया, कुष्ठ रोग। प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार। और फफूंदी से तो गंजापन, एथलीट, दमा, खोज, माफ करना, खाज और दाद। ठीक है, ये सारे हमारे कुछ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है, ये आप सभी लोग याद कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्यात्मक रूप से साक्षर
बनने वाला पहला राज्य। तो ये हमारा मांडला मध्य प्रदेश का है। हालांकि ये एक आदिवासी बहुल का क्षेत्र है, इसीलिए चर्चा में बना हुआ है कि कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। कार्यात्मक रूप का मतलब है यहाँ पर लिखना, पढ़ना और गिनना जो व्यक्ति जान गया है वो कार्यात्मक रूप से क्या हो गया है मित्रों, साक्षर बन चुका है। तो ये पूरा जिला कौन सा बन गया है, मांडला जिला। ठीक है, यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया गया था, निरक्षरता से आज़ादी कार्यक्रम, और इसी के तहत ये क्या हुआ है, पूरा जिला साक्षर बना है। ये जो प्रोग्राम चलाया गया था 2020 में चलाया गया था। ऐसे ही हाल में प्रमाणित हर घर जल वाला पहला जिला कौन सा बना था, तो ये भी मध्य प्रदेश का था, बुरहान मध्य प्रदेश। जबकि पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, तो वो है अपना गोवा, और सेकंड है तेलंगाना। ठीक है, कौन सा मित्रों, तेलंगाना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम, डेटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम हाल ही में उत्तराखंड से, और यहाँ के उत्तराखंड के सीएम आप सभी लोग जानते कौन है, पुष्कर धामी। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 70। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है, देहरादून। ठीक है, और देहरादून से हमारी क्या आती है, तो वार्षिक वन रिपोर्ट आती है, माफ करना द्विवार्षिक वन रिपोर्ट आती है, जो प्रत्येक 2 वर्ष में आती है। इस बार ये 17वें नंबर की आई थी, और इसके तहत आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो हमारे वन थे वो कहाँ पर थे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, परसेंट की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वो थे मिजोरम में, और सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हाल ही में उत्तराखंड ने क्या किया था मित्रों, उत्तराखंड ने प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से 2019 तक चला था, और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हाइजीन हैंड डे कब मनाया जाता है, तो ये 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें आपको बहुत सारे जो आपको मैंने याद कराए हैं और नहीं याद कराए हैं उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे, उत्सवों पर। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, चरखा चाक उत्सव, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गौहर महल के पास में ये बनाया गया है। और हथकरघा, जो व्यक्ति हथकरघा चलाते हैं या हथकरघा के क्षेत्र में जो आते हैं, है ना, चरखा चलाकर सूती वस्त्र बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उन सभी को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए चरखा चाक उत्सव का आयोजन किया गया गौहर महल मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऐसे ही बोनालू कहाँ का है, तो ये तेलंगाना का है। बथुकम्बा भी तेलंगाना का है। लोसर लद्दाख का है। लोसार हिमाचल प्रदेश का है। लोसांग सिक्किम का है। चेरी ब्लॉसम शिलोंग का है, और स्पुतनिक गस्टर लद्दाख का है। ठीक है, और कल भी हमने एक बेहतरीन से जो हमारा उत्सव था उसके बारे में चर्चा की थी, और कल ही ये क्वेश्चन आया भी था, नवरोज उत्सव। तो आप सभी को पता है पारसियों का नववर्ष है, और बलबन के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। सन 2009 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में से शामिल भी किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका अन्य नाम क्या है, तो जमशेद आ नवरोज इसका अन्य नाम है। नेक्स्ट आपको पता है खारची उत्सव, तो ये 3 रुपये खर्च किए थे हमने त्रिपुरा में। आम महोत्सव लखनऊ में। बैकोत्सव असम में। त्रिशूरपुरम और इसके साथ साथ अट्टुकल पोंगल, ये सारे त्यौहार का मनाए थे केरल में। कनका उत्सव आंध्र प्रदेश में। केला उत्सव कुशीनगर में। रज पर्व उड़ीसा में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश में। सिरुलिली मणिपुर में। संघाई उत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट माधवपुर मेला गुजरात में। अरहवल जम्मू कश्मीर में। हरेला उत्तराखंड में, और हरेली छत्तीसगढ़ में। इसी के साथ साथ हॉर्नबिल नागालैंड में। बथुकम्बा त्रिपुरा में, और मैंने आपको बताया था उस दिन एक बहुत ही फेमस आपका था हॉर्नबिल उत्सव। इसके साथ साथ ये तो मैंने बता दिया, एक इम्पोर्टेंट था पोंगल, ये तमिलनाडु का था। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में एक चाइना के द्वारा क्या किया गया है, अपना एक जहाज जिसका नाम है युआंग वांग 5। ये जो युआंग वांग 5 है, ये एक उपग्रह ट्रैकिंग पोत है। ऐसा चीन कह रहा है कि ये क्या है, उपग्रह ट्रैकिंग पोत है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक उपग्रह ट्रैकिंग पोत बनाया है। लेकिन जो उपग्रह ट्रैकिंग पोत जो बनाया है, इन्होंने खड़ा कहाँ किया है, इसे जानते हैं। तो आप सभी को बताया कि जो हम्बनटोटा एक बंदरगाह है जो कहाँ पर है, श्रीलंका में। आप सभी को बताया कि चाइना क्या करता है, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी चलाता है, यानी कर्ज देकर उसे अपने झांसे में, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से हम्बनटोटा ब्रिज को उसने क्या किया, यानी श्रीलंका के हम्बनटोटा ब्रिज को अपना कर लिया, और लगभग 99 साल के लिए इसे अपने कब्जे में कर लिया है चीन ने। तो अब इसने क्या किया है, आपको पता है ये हमारा भारत है, और ये हमारे भारत होने के साथ साथ इसके जो मित्र देश है वो है हमारा श्रीलंका। ठीक है, काफ़ी अच्छे से संबंध है हमारे, और हम काफ़ी मदद भी करते हैं श्रीलंका की। लेकिन श्रीलंका किसकी मदद कर रहा है, यहाँ पर चीन की। देखिए मित्रों, तो यहीं पर हमारा क्या पड़ता है, हम्बनटोटा ब्रिज। हम्बनटोटा जो बंदरगाह है हमारा,
यहीं पर चीन ने क्या किया है, अपने इस पोत को खड़ा कर दिया है। लगभग 4-5 दिन ये खड़ा रहेगा और ऐसा कहा गया है चीन के द्वारा कि ये क्या करेगा, उपग्रह ट्रैकिंग पोत है, यानी एक अनुसंधान पोत है जो उपग्रह को अनुसंधानित करेगा, है ना, उसका रिसर्च करेगा। हालांकि ये कहने की बात है, लेकिन इसका पूरा का पूरा काउंटर किसको, इंडिया को करने के लिए है। आप सभी को पता है इसकी मोतियों की माला नीति, और इसने अपने इस मोतियों की माला नीति में काफ़ी देशों को अपने पक्ष में कर लिया है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर बांग्लादेश में इसने चटगांव बंदरगाह पर कर लिया, म्यांमार में इसने कोको द्वीप को अपने नाम कर लिया, बांग्लादेश में इसने चटगांव कर लिया, इसके बाद श्रीलंका में इसने हम्बनटोटा कर लिया, मालदीव में माले कर लिया, इधर पाकिस्तान में तो इसने कौन सा, ग्वादर बंदरगाह अपने नाम कर लिया है। ठीक है, लेकिन हम भी मोदी जी के देश के वासी हैं। मोदी जी ने क्या किया, यहाँ पर ईरान में कौन सा, चाबहार बंदरगाह ले लिया। ठीक है, कौन सा, चाबहार बंदरगाह। तो बहुत सारी तकनीकें हैं और ये चीन अपनी चाल चलता रहता है। मोतियों की माला नीति से भारत को दबोचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी ये कोशिश नाकामयाब रहेगी। ठीक है, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ था, मैंने आपको बताया युआंग वांग 5। ये पाकिस्तान को इसने अपने कब्जे में कर लिया, बांग्लादेश को, श्रीलंका को इसमें कब्जे में कर लिया इसने। ठीक है, ड्राफ्ट पॉलिसी के चलते चीन ने। चीन की राजधानी आप सभी को बताया बीजिंग है, और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, रेमनबी, या यूँ कहें युवान। ठीक है, रेमनबी इसकी मुद्रा का नया नाम है, हालांकि पुराना नाम क्या था, युवान। चीन की बात करें तो चीन की गंगा, या चीन में बहने वाली और विश्व में बहने वाली, माफ करना, एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है हमारी, वो है यांगटीसी यांग नदी। कौन सी मित्रों, यांगटीसी नदी। ठीक है, इसे हम पीली नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन जानकारी आपको बताऊंगा इसमें। 17 अगस्त 2022 को रेडक्लिफ रेखा के कितने वर्ष पूर्ण हुए, तो ये होगा 75 वर्ष पूर्ण। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो रेडक्लिफ है, इन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे पुलिस थाने हैं बॉर्डर पर, उन सभी को मिलाया और इन्हीं पुलिस थानों को मिलाकर इन्होंने रेखा का बंटवारा कर दिया। ठीक है, तो इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों की तरफ इन्होंने क्या किया, पुलिस थानों को मिलाया और लाइन खींच दी, ना इधर देखा ना उधर देखा। तो इसी का 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा भारत चीन के मध्य है। मैन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस के मध्य है। 49 डिग्री रेखा, इसे हम मेडिसन रेखा भी कहते हैं, और 5 ग्रेट लेक्स भी यहीं पर हैं, तो ये कनाडा और अमेरिका के मध्य है। ठीक है, अगर हम बात करें प्राकृतिक जो इसकी सीमा रेखा बनाती है, वो 5 लेक्स बनाती है, और जो 49 डिग्री रेखा है ये हमारी क्या है, अक्षांश रेखा है, जिसके द्वारा इसकी रेखा का निर्धारण होता है, और इसी अक्षांश रेखा का नाम रखा गया है मेडिसन रेखा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 17 डिग्री रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के मध्य है। 38 डिग्री रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है, और 10 डिग्री चैनल है अंडमान निकोबार और कार निकोबार इनके मध्य। ठीक है, नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया, तो इसका हाल ही में कहाँ पर, हैदराबाद में इससे बनाया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये आज की हमारी क्लास थी जो मैंने आपके सामने रखी है, और कम समय में पूरी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चनों पर चर्चा की है। आशा करता हूँ पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने कमेंट में मुझे बताइएगा, और एक एनर्जी बूस्टर के साथ आप सभी लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं आपको अगली वीडियो और भी उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ बना सकूं, आपके सामने रख सकूं। हालांकि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं डेली आपके लिए जद्दोजहद कर रहा हूं और डेली आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।